नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन को पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अनेक कमिश्नरों को पढ़ा और लास्ट कमिश्नर जो थे, जो के.एल. मेहता साहब थे, वो 1948 में लास्ट कमिश्नर रहे। वहां पर हमारी कमिश्नरों की जो यात्रा थी वो समाप्त हुई। अब आज से जो हमारा पॉइंट शुरू हो रहा है, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए, अंग्रेजों ने किस तरीके का काम किया, उन सब पर हमारी विस्तृत और बिल्कुल तिरछी और पारखी नजर होगी। एक भी पॉइंट हमसे ना छूटे, ये हमारी एक कोशिश रहेगी। एक बात याद रखना, प्रशासन से संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है? किससे? प्रशासन से संबंधित। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो, चाहे आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, सभी इतिहासों में प्रशासन किस किस ने कैसा कैसा किया, उससे संबंधित ज्यादा प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखें, प्रशासन पर आपकी नजर बिल्कुल गरुड़ और चील की तरह होनी चाहिए, तेज नजर आपकी होनी चाहिए। ठीक है? करें, शुरू करें। ध्यान रखेंगे कि एक भी प्रश्न ना छूटे, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस हो गया तो उसको हम प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? मैंने कहा था आपसे कि मैं आपका तुरंत जो है प्रैक्टिस सेट ले आऊंगा कमिश्नरों पर। शायद कल हम प्रैक्टिस सेट कर देंगे और जो आज का वीडियो फिर हम उसे कल अपलोड कर देंगे। ठीक है? चलो देखते हैं, शुरू करते हैं चीजों को। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत आज का जो हमारा बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है ब्रिटिश जो प्रशासक हुए, जितने भी कमिश्नर हुए, उन्होंने उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त कैसा किया। कहा मैंने? भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट किस तरीके का किया, उस पर आज हमारी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले भूमि बंदोबस्त होता क्या है? टैक्स के अनुसार भूमि का बंटवारा करना है। भूमि किस तरीके की होगी और उस भूमि के अनुसार किस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। यानी जमीन से टैक्स लेने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो एक सिस्टम तैयार किया जाता है, उसे हम कहते हैं भूमि बंदोबस्त। क्या कहते हैं बेटा? भूमि बंदोबस्त। चीजों को समझना। अब क्या पढ़ने वाले हम ये पढ़ने वाले हैं कि टोटल कितने भूमि बंदोबस्त, यानी कितनी बार बंदोबस्त किए गए और उन बंदोबस्तों में मुख्य रूप से क्या क्या बातें थी। अब सभी बंदोबस्तों को तो हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उनमें जिसमें भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन्हीं बारे में हम बात करेंगे। समझना जरा। उत्तराखंड में अंग्रेजों ने टोटल 11 भूमि बंदोबस्त किए। कितनी बार? 11 बार भूमि बंदोबस्त किया। इसलिए आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि अंग्रेजों ने उत्तराखंड में कितनी बार भूमि बंदोबस्त किए, तो आपका उत्तर होना चाहिए टोटल 11 बार अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त किया। अंग्रेजों ने कितनी बार किया? 11 बार। अब एक बंदोबस्त जो छूट जाता है वो भारत सरकार ने किया 1963-64 में। इसलिए 11 + 1 अगर जोड़ दें तो टोटल कितना होता है? 12। यानी अभी तक उत्तराखंड में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हुए। कितने बंदोबस्त? 12। लास्ट 12वां बंदोबस्त था। उसके बाद भारत सरकार ने जमीनों से संबंधित जो टैक्स वैक्स थे, जो रेवेन्यू था, वो लेना बंद कर दिया। इस वजह से भारत में अब क्या करने की जरूरत नहीं पड़ी? भूमि बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक? एक चीज आपको समझना है कि जब अंग्रेज उत्तराखंड में आए तो उससे पहले यहाँ गोरखाओं का शासन था और उनका तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल बकवास था। उन्होंने कोई तय नहीं किया था, भूमि बंदोबस्त उन्होंने किया ही नहीं चीजों का। वो अपने मनमाने तरीके से जनता से टैक्स वसूलते रहे। समझे कि नहीं? एक आध गोरखा शासक थे, उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करी बंदोबस्त करने की, लेकिन बाकी लोगों ने ऐसे ही चलाया चीजों को। इसी वजह से जैसे ही उत्तराखंड पर, खासकर कुमाऊं कमिश्नरी पर जब अंग्रेज बैठे, तो उनका सबसे पहले लक्ष्य था कि हम उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त करें। ठीक है? अब जरा समझना, मैं चीजों को समझा रहा हूं और तरीके से चीजों को करेंगे। उत्तराखंड का जो पहला भूमि बंदोबस्त, जिसे हम कि ब्रिटिश गढ़वाल का और कुमाऊं का दोनों का समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड का जो पहला भूमि बंदोबस्त था, इसे कराया कमिश्नर गार्डनर ने। किसने कराया बेटा? कमिश्नर गार्डनर ने। सुनना जरा सा, कमिश्नर गार्डनर ने कराया। अच्छा, कब किया भाई गार्डनर ने? इसका समय पीरियड है 1815 और 16। मगर ये जो बंदोबस्त था, ये कुमाऊं का बंदोबस्त था। कहां का बंदोबस्त था बेटा?
यानी इस बंदोबस्त में गढ़वाल के हिस्से को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि केवल तुम कुमाऊं का ही करो, क्योंकि उनके पास तो गढ़वाल और कुमाऊं का सम्मिलित हिस्सा था अंग्रेजों के पास। इसी वजह से कुछ समय बाद, यानी गार्डनर के पद पर बैठने के कुछ समय बाद गढ़वाल में एक डिप्टी कमिश्नर आए जिनका नाम था कमिश्नर ट्रेल। क्या नाम था बेटा, जल्दी बताओ। कमिश्नर ट्रेल। इनको काम सौंपा कमिश्नर गार्डनर ने कि आप जाओ और गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त करो। तब बोला गया, वो समय पीरियड था 1816। ठीक है, तो इस प्रकार अगर प्रश्न को समझे तो कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त कराया 1815-16 में कमिश्नर गार्डनर ने, जबकि गढ़वाल का पहला जो भूमि बंदोबस्त कराया तो गार्डनर ने, मगर करने वाले थे डेप्यूटी कमिश्नर ट्रेल। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है बताओ? एक बात यहां पे समझना है, इन दोनों को आप फर्स्ट के अंतर्गत ही रखोगे, और दूसरी बात ये समझनी है कि ये जो पहले भूमि बंदोबस्त हुए इनको एक साला बंदोबस्त कहा गया। अब आप सोच रहे हो सर एक साला बंदोबस्त मतलब, यानी एक एक साल के लिए रेवेन्यू की जो दर होगी, रेट होगा, उसको निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा इस साल हम इतना रेवेन्यू लेंगे। ठीक है, जमीन से उनका लक्ष्य रखा गया, हमने इस साल जमीन से इतना रेवेन्यू लेना है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, कोई दिक्कत है? ये एक साला बंदोबस्त। ठीक, उसके बाद हुआ सेकंड बंदोबस्त। कौन सा बेटा? सेकंड बंदोबस्त। और सेकंड बंदोबस्त के समय कमिश्नर थे, क्योंकि अब गार्डनर साहब जो है वो क्या हो गए, रिटायर होके चले गए नेपाल। उनको वहां ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधि बना दिया गया। इसलिए सेकंड जो जब हुआ उस समय कमिश्नर थे ट्रेल, और समय कौन था बेटा? 1816। ठीक है, 1816 समय था। दूसरा बंदोबस्त कमिश्नर ट्रेल के समय कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों जगह एक साथ हुआ, आपको समझना चाहिए। और उस समय कमिश्नर थे ट्रेल, ये भी एक साल के लिए बंदोबस्त किया गया था। ठीक, अब आते हैं तीसरे बंदोबस्त पर, यानी थर्ड बंदोबस्त। और उस समय भी कमिश्नर कौन थे? उस समय भी कमिश्नर थे ट्रेल, और ये जो समय पीरियड था वो था 1817। मगर 1817 का जो बंदोबस्त था इसे कहा गया 3 साला बंदोबस्त। क्या कहा गया बेटा? 3 साला बंदोबस्त। समझना जरा, 3 साला बंदोबस्त। इसका मतलब यह है कि इस 3 साला बंदोबस्त जो 1817 में हुआ, इसमें एक बात निर्धारित की गई कि भाई अब हम जो लगान है वो 3 साल के लिए निर्धारित करेंगे। यानी जमीन से जो रेवेन्यू आएगा, जो राजस्व आएगा, उसकी दर 3 साल के लिए निर्धारित की जाएगी। कब बात हुई है? थर्ड भूमि बंदोबस्त 1817 में, और कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर ट्रेल। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक, अब 3 साल में, यानी ये तो एक एक साल में हो रहे थे, अब 3-3 साल में होंगे। यानी चौथा जो बंदोबस्त हुआ वो हुआ कमिश्नर ट्रेल के ही जमाने में, और 3 साल बाद तो कितना होगा बेटा? 1820। कोई दिक्कत है? बोलो भाई। अच्छा, अब 1820 में हुआ क्या? इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बातें रखी गई, इस पे भी जरा चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें भूमि माप का जो आधार था, भूमि माप का जो आधार था उसे कहा गया बीसी। क्या कहा गया बेटा? बीसी। अब तुम्हारा समझ में आ रहा है कि सर ये बीसी क्या हुआ? एक नाली अनाज जितने एरिया में बो देते थे उसे कहा जाता था एक बीसी। क्या कहा मैंने? एक नाली अनाज जितने एरिया में बो देते थे उसे कहते थे बीसी। अब तुम सोच रहे अनाज बोना मतलब, जैसे आज भी मुट्ठी होता है, भूमि मापन की इकाई पहाड़ों में मुट्ठी चलती है। मुट्ठी क्या है? आपने इस मुट्ठी के अंदर जितना अनाज आया, अब उस अनाज को आपने बोया, तो जितने एरिया तक वो एक मुट्ठी अनाज बोया गया उसको कहा जाता है एक मुट्ठी जमीन। क्या कहा जाता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो चौथे भूमि बंदोबस्त में कमिश्नर ट्रेल ने 1820 में भूमि मापन की जो इकाई रखी वो रखी बीसी, और इसी बीसी के आधार पर उन्होंने रेवेन्यू को निर्धारित किया। क्या बात समझ में आई? बोलो भाई। ओके, अब 5वें नंबर पर, 5th नंबर पर, अब जो
पांचवा भूमि बंदोबस्त आएगा उस समय भी कमिश्नर कौन है? कमिश्नर ट्रेल है। कब हुआ ये? ठीक 3 साल बाद 1823 में। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। 1823 में पांचवा भूमि बंदोबस्त हो रहा है और कमिश्नर है ट्रेल साहब। अभी वही चल रहे हैं, उन्हीं का समय चल रहा है। अच्छा, इसे क्या कहा गया? अब इसे कहा गया पंचशाला भूमि बंदोबस्त। क्या कहा गया? अच्छा, ये पंचशाला क्यों कहा गया? पंचशाला का मतलब है कि 1823 में ये निर्धारित किया गया कि अब हम जो लगान है वो 5 सालों के लिए निर्धारित करेंगे। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए निर्धारित करेंगे कि भाई 5 साल तक हम ये लगान की रेट फिक्स करेंगे कि इतने लगान हम वसूलेंगे जनता से। इसलिए इसे कहा गया पंचशाला बंदोबस्त। इस बंदोबस्त को एक और नाम दिया गया जिसे कहा गया 80 साला बंदोबस्त। क्या कहा गया बेटा? 80 साल। क्यों कहा गया? इसके पीछे का एक कारण है। आप जानते हैं संवत होते हैं हमारे, संवत जानते हो ना? भारत सरकार अभी शक संवत और विक्रमी संवत दोनों का यूज करती है, लेकिन मुख्य रूप से शक संवत का यूज करती है। 1823 में जो संवत चल रहा था वो चल रहा था 1880 का संवत। कौन सा चल रहा था बेटा? 1880। आगे चलता है ये संवत, तो 1880 संवत चल रहा था। 1880 में ये बंदोबस्त होने की वजह से इस बंदोबस्त का नाम रखा गया 80 साला बंदोबस्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब जब 5 साल के लिए उन्होंने रेवेन्यू को निर्धारित किया तो अब रेवेन्यू को कलेक्ट कौन करेगा? 5 सालों तक के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊं तो अभी कुछ साल पहले, यानी करीब 4 साल पहले 1819 में कमिश्नर ट्रेल ने पटवारियों के पदों का सृजन किया था। क्या बनाए थे उसने? पटवारी। अब पटवारियों को काम क्या सौंपा गया? 1823 में ही कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी को 26 परगनों में बांटा। परगने मैंने पट्टी। कितने परगनों में बांटा? 26 परगनों में बांटा। और इन परगनों से जो वसूली का काम था, राजस्व वसूली का काम, वो किसको सौंपा गया? पटवारियों को सौंपा गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बोलो भाई। बिल्कुल। और एक और काम क्या हुआ इस 80 साला बंदोबस्त में कि पहली बार भू राजस्व का रिकॉर्ड रखा गया। रिकॉर्ड, इस साल हमने इतना हुआ, इस साल हमने इतना लिया, इस साल हमने इतना लिया, किस किस किसान से कितना लिया गया, उस सारा का सारा रिकॉर्ड रखा गया। ये था 5वां बंदोबस्त जिसको 1823 में हुआ और जिसे नाम दिया गया पंचशाला बंदोबस्त। या एक और नाम बोलो तो जल्दी बताओ जोर से। 80 साला बंदोबस्त। आगे समझ में? मिटा दूं मैं इसको? ठीक है, अगला बंदोबस्त पर बात करते हैं। आइए बेटा, हमने अभी तक टोटल कर दिए 5 बंदोबस्त। कर दिए बेटा। अब आइए छठे बंदोबस्त पर। छठा बंदोबस्त, 6th बंदोबस्त। समय है 23 में था तो 5 साल बाद होगा, तो कब होगा बेटा? 1828 में। कमिश्नर अभी भी कौन है? ट्रेल। बोलो, समझ में आ रहे? ठीक है, छठा बंदोबस्त। कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था इसलिए रहने देते। 7वां बंदोबस्त कब हुआ बेटा? 5 साल बाद। बताओ कितना होगा? 1833 में। पहला बंदोबस्त 1 साला, फिर बंदोबस्त 3 साला, और फिर अब कौन सा चल रहा है? 5 साला। कोई दिक्कत है बताओ? याद हो रही चीजें? ठीक। 1833 क्या इंपॉर्टेंट है? ये कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया अंतिम बंदोबस्त था। किसके द्वारा किया गया? कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया अंतिम बंदोबस्त। यानी कमिश्नर ट्रेल ने कुल 7 बंदोबस्त किए। कितने बंदोबस्त किए? हाँ, जो पहला बंदोबस्त था उसे कुमाऊं में गार्डनर साहब ने किया था और गढ़वाल में, बोलो भाई, ट्रेल साहब ने किया। ठीक है, अब जो है बंदोबस्त अब बदल जाएगा। अब आएगा बेटा 8वां बंदोबस्त। कौन सा बेटा? 8वां बंदोबस्त। 8वां बंदोबस्त होना चाहिए था 1838 में, लेकिन नहीं हुआ, और अब ये बंदोबस्त हुआ 1840 में। समय पीरियड क्या है बेटा? 1840। और कमिश्नर कौन है? तो कमिश्नर है लुसिंगटन। क्या नाम है बेटा? बोलो, चीजें क्लियर हो रही? 1840 में कमिश्नर है लुसिंगटन, और इस बंदोबस्त को नाम दिया गया 20 साला बंदोबस्त। कितना साला? हाँ,
यानी इस बंदोबस्त में कहा गया कि हम 20 सालों तक के लिए लगान निर्धारित करते हैं और इसी के अनुसार हम जो है भू राजस्व लेंगे किसानों से। तो कितना साला बंदोबस्त बताओ तो? ठीक है, ये जो बंदोबस्त था वो मुख्य रूप से किसके लिए था बेटा? गढ़वाल के लिए था। ये मुख्य रूप से गढ़वाल के लिए था। और इसे करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका जो कराने वाले जो मुख्य रूप से व्यक्ति थे, उनका नाम था कमिश्नर बैटन। आप इन्हें अधिकारी समझ सकते हैं। तो बंदोबस्त अधिकारी थे बैटन। क्या नाम था बेटा? बैटन। 20 साला बंदोबस्त कब हुआ था? 1840 में। कमिश्नर कौन थे? लुसिंगटन। ठीक हो गया। कहां के लिए था ये स्पेशल? गढ़वाल के लिए। अच्छा, और कौन था करने वाला अधिकारी? अच्छा, और इसमें लगान की जो दर ली जाती थी बेटा, लगान की जो रेट था इसमें, लगान दर जो थी वो थी 1 रुपया प्रति बीसी। कितना? 1 रुपया प्रति बीसी। ये लगान की दर फिक्स कर दी गई थी। किसके समय? लुसिंगटन के समय 1840 में। बंदोबस्त का नाम क्या है? क्या क्या काम पूछा जाएगा? 20 साला बंदोबस्त किसके समय हुआ? लुसिंगटन के समय। कब हुआ? 1800। कहां के लिए था? किसने किया? अधिकारी कौन थे? कमिश्नर बैटन। लगान की दर कितनी निर्धारित की गई? 1 रुपया निर्धारित की गई। क्लियर हो गया भाई? अब मतलब 20 साल बाद होना है। कितने साल बाद होना है? अभी तक तुमने क्या देखा? पहला देखा 1 साला, फिर देखा 3 साला, फिर देखा 5 साला, और अब आप क्या देख रहे हो? अब आप देख रहे हो 20 साला। अब 20 साला बंदोबस्त पर आते हैं। मैं इसे मिटा दूं? ठीक है, आइए 20 साला बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त है 20 साला भाई? 9वां बंदोबस्त है 20 साला। क्लियर? कोई दिक्कत है? ठीक, 9वां बंदोबस्त है। होना था 60 में, 1860 में। नहीं हुआ। कब हुआ? 1863-64 हुआ। और 1863-64 में कुमाऊं के जो कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नरी के, उनका नाम था कमिश्नर रैमजे। कुमाऊं के बेताज बादशाह कमिश्नर रैमजे साहब थे। किसने क्या? अधिकारी कौन था? अधिकारी का नाम था, बोलो, विकेट। कौन था अधिकारी बेटा? तो अधिकारी का नाम था विकेट। इसीलिए इस बंदोबस्त को, रैमजे वाले बंदोबस्त को, विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये विकेट ऐसा बंदा था, बिल्कुल विद्वान आदमी था, और इसने, सुनना जरा सा, इसने इस बंदोबस्त को वैज्ञानिक आधार पर किया। किस आधार पर? ऐसे ऐसे निर्धारित नहीं किया ऐसे हवा में, वैज्ञानिक आधार पर किया। इसीलिए पेपर में क्या पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वैज्ञानिक आधार पर किया गया पहला भूमि बंदोबस्त कौन था? बोलो। ये था 1863-64 का रैमजे का, जिसे हम विकेट बंदोबस्त कहते हैं। और कब हुआ? 63-64 में हुआ। अब आप सोच रहे हैं सर वैज्ञानिक आधार पर कैसे, ऐसा इसने क्या किया? तो मैं आपको रैमजे में पढ़ा चुका हूं कि विकेट ने पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बेटा? 5 भागों में। और ये 5 भाग बांटने क्या थे? उर्वरता के आधार पर। उर्वरता, फर्टिलाइजेशन के आधार पर। भैया कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उन्होंने कहा जिस जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहां से आप ज्यादा ले लो, रेवेन्यू, भू राजस्व ज्यादा ले लो, और जहां कम हो रहा है बताओ भाई, वहां से कम ले लो। क्लियर हुई बात? ठीक, क्या किया? पहली प्रकार तालाब, पहले 5 भागों में बांटा। पहली भूमि तालाब, मैं इनका पूरा वर्णन कर चुका हूं पहले, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सुन लो। 5 प्रकार बता रहा हूं। तालाब, दूसरा ओपराऊ, तीसरा ओपराऊ दोयम, चौथा बताओ इजरान, और 5वां कंटील। 5वां कंटील। सबसे बढ़िया भूमि कौन थी और सबसे बुरी भूमि कौन थी? यानी सबसे ज्यादा भू राजस्व किससे लिया जाएगा? तालाब भूमि से। और सबसे कम किससे लिया जाएगा? क्या ये वैज्ञानिक आधार पे था या नहीं? किसने किया? ये विकेट ने। इसीलिए इस बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त कहा गया, जो वैज्ञानिक आधार पर किया गया। क्या था बेटा? बोलो भाई। पहला भूमि बंदोबस्त था। और क्या काम हुआ इसमें? इसमें एक काम और हुआ, पहली बार घराटों पर टैक्स लगाएगा। घराट किसे बोलते रे? बोलो भाई।
बिल्कुल, पन चक्की, चक्की नहीं, पन चक्की, पानी की चक्की। तो पहली बार क्या कर दिया गया, जल्दी बताओ, घराटों पर टैक्स लगा दिया गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई। ठीक है, अब आते हैं 10वें बंदोबस्त पर। समझना, मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा। अब आते हैं 10वें बंदोबस्त पर, चीजों को समझना भाई। आपकी बिल्कुल पारखी नजर होनी चाहिए बेटा, और आप घर में जाकर के लगातार चीजों को प्रैक्टिस करते रहे। मैंने आपको बार बार बोला है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बट याद रखना, गुड प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। गलत चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो गलत परफेक्ट बनोगे, इसलिए सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसीलिए कहा गया गुड प्रैक्टिस मेक ए मैन। और अभी तुम्हारी उम्र है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, उम्र और अक्ल की भेंट नहीं होती है, वो मिलती नहीं है आपस में। और जिनकी उम्र और अक्ल की भेंट हो जाती है वो लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। मतलब अगर उम्र के रहते हुए अकल आ गई तो समझ लो जीवन में सफल हो गया, मगर उम्र आई और अकल नहीं आई, और बुढ़ापे में अकल आई जब उम्र नहीं रही, तो तब क्या करोगे, तब सफलता कैसी मिलेगी, मुश्किल है मिलना। इसलिए ध्यान रखो, कई बार कहा गया है कि जो समय होता है वो पीछे से गंजा है। समय जो है वो कैसा है, पीछे से गंजा है, इसलिए समय को आगे से पकड़ना पड़ता है। यानी समय के आगे चलो, और आगे नहीं चल सकते तो कम से कम समय के साथ चलो, पीछे नहीं चलना। पीछे चलोगे तो असफल हो जाओगे। तो समय पीछे से कैसा है बताओ भाई, समय पीछे से गंजा है। या तो आगे से पकड़ो या तो सात साइडों से पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे से नहीं पकड़ना। हम लोग क्या होते हैं, मर्द यहाँ आज हिंदुस्तान के लोग आगे से गंजे होते हैं ये, लेकिन समय कहां से गंजा है, समय पीछे से गंजा है। ठीक है भाई, अब कई लोग थोड़ा बहुत गंजे हुए वो बुरा न माने भाई, ठीक है। आइए जरा शुरू करें। अगला बंदोबस्त है, अब समझना, आपने ये भी पढ़ दिया। अब आते हैं 10वें बंदोबस्त पर। किसमें बेटा, ये 10वां जो बंदोबस्त था वो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह अलग अलग हुआ। ठीक है, कब कब हुआ इस पर समझते हैं। जो गढ़वाल में हुआ वो कब हुआ बेटा, 1893 में। और जो 10वां ही बंदोबस्त था, लेकिन वो कुमाऊं में जो हुआ वो हुआ 1899 में। कोई दिक्कत है, बोलो। एक ही बंदोबस्त है, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं का एक ही बंदोबस्त माना गया, जबकि कुमाऊं में हुआ 1516 में और गढ़वाल में हुआ था 16 में। पहला बंदोबस्त याद करो, उन दोनों को एक ही बंदोबस्त माना गया। इसी तरीके से जो 10वां बंदोबस्त है वो गढ़वाल में हुआ 1893 में और कुमाऊं में हुआ 1899 में। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई। ठीक है, अब यहां पर जो गढ़वाल में अधिकारी, जो कमिश्नर है, कमिश्नर कौन है, कमिश्नर इस समय जो है उनका नाम है रॉबर्ट्स। क्या नाम है बेटा, रॉबर्ट्स, ये कमिश्नर रॉबर्ट्स। और यहां पर जो बंदोबस्त कराने वाला अधिकारी है उनका नाम है पॉ। क्या नाम है, पॉ। अब पेपर में पूछा जा चुका है कि पॉ का जो बंदोबस्त था, पॉ कौन थे, अधिकारी थे। कैसे अधिकारी थे, बंदोबस्त अधिकारी। पूछा गया पॉ का बंदोबस्त कब हुआ था, 1893 में। ठीक है, और कमिश्नर कौन थे तब, बोलो भाई, रॉबर्ट्स थे। अब कुमाऊं में जब 1899 में 10वां बंदोबस्त हुआ तो उस समय जो कमिश्नर थे उनका नाम था, बोलो भाई, उनका नाम था हेम्बरलिन। और यहां पर जो अधिकारी थे उनका नाम था गूंज। क्या नाम था बेटा, ठीक है। इन दोनों बंदोबस्तों को एक ही बंदोबस्त माना गया, जिसे कहा गया 10वां बंदोबस्त। और 10वां बंदोबस्त गढ़वाल में किया पॉ ने और कुमाऊं में किया गूंज ने। और उस समय यहां कमिश्नर थे रॉबर्ट्स और यहां कमिश्नर थे हेम्बरलिन। गढ़वाल में 1893 में और कुमाऊं में हुआ 1899 में। क्या 10वां बंदोबस्त समझ में आए, कोई दिक्कत है पूछो भाई, बेहिचक पूछो, कोई समस्या नहीं। अब आते हैं अंतिम अंग्रेजों के जमाने का, याद रखो 11वां बंदोबस्त। अंतिम बंदोबस्त किसके समय का, अंग्रेजों के समय का, क्योंकि अंग्रेजों ने 11 ही बंदोबस्त किए भाई। अंतिम बंदोबस्त पर आते हैं जो अंग्रेजों ने किया, और इस बंदोबस्त का नाम था 11वां बंदोबस्त। 11वां, इसको कराने वाले जो, अच्छा समय पहले समझ लेते हैं। इसका जो समय था
वो था 1928। कितना था बेटा? 1928। और कमिश्नर जो उस समय थे उनका नाम था एनसी स्टिफ। क्या नाम था? हंसो मत, यहाँ याद रखो, खाली फालतू मत हंसा करो, वरना देख लो पेपर में समय हंसेगा तुम पर। मैं बार बार बोलता हूं, जिस आदमी ने समय को बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देता है। इस बात को गांठ बांध लो तुम। क्या कहा मैंने कहा जो आदमी समय बर्बाद करता है, समय उस आदमी को बर्बाद करता है। और जब समय बर्बाद करता तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता। बोलते ना ऊपर वाले की लाठी, तो ऊपर वाले की नहीं, समय की लाठी होती है। इस बात को इसलिए इधर ध्यान दें। कमिश्नर कौन है बेटा? एनसी स्टिफ। और जो अधिकारी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है इबर्टसन। यस, उनका नाम है इबर्टसन। 11वां बंदोबस्त जो कि क्या है? अंग्रेजों का उत्तराखंड पर, बोलो, अंतिम बंदोबस्त है। किसने कराया? कमिश्नर एनसी स्टिफ ने। करने वाले अधिकारी कौन है? इबर्टसन। और समय क्या है? 1928। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैंने 11 के 11 बंदोबस्त अंग्रेजों के जमाने के आपके सामने रख दिए, जो उनके समय हुए 11 बंदोबस्त। क्या क्या उनमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए उसके बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूं। बताओ कोई समस्या है तो बोलो भाई। अब आते हैं अंतिम बंदोबस्त जो 12वां है, लेकिन मैंने कहा था वो अंग्रेजों के समय नहीं, स्वतंत्रता के बाद हुआ, यानी हमारे अपने लोकतांत्रिक देश में हुआ। और जो 12वां बंदोबस्त था उस पर आइए जरा सा। 12वां जो बंदोबस्त हुआ, समझना चीजों को, 12वां जो बंदोबस्त हुआ उसका जो समय पीरियड था वो था 1960 से 64। ठीक है, 1960 से 64। हम यूपी सरकार का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? यूपी सरकार का हिस्सा थे। यानी कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नरी अब यूपी के भाग हो गए थे। कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी जो है वो यूपी सरकार के अंग हो गए थे। और 1960-64 में अंतिम, आज तक का अंतिम उत्तराखंड का बंदोबस्त हुआ। और इसमें एक बात निर्धारित की गई, सुनना जरा सा, एक बात निर्धारित की गई कि 3 सही 1/8 यानी 4.25 एकड़ की भूमि से कम वाले किसानों से जो राजस्व की दर होगी वो कितनी कर दी जाएगी भाई? 0%। अब पहाड़ों में कहां है 4 एकड़ जमीन किसके पास है? बहुत कम लोग होंगे। 4 एकड़ जमीन बहुत होती भाई, मतलब पहाड़ों में नाली में होती है। कहां एकड़? अब 1 एकड़ जमीन कितनी? करीब 4.25 एकड़ जमीन। बोले इससे कम वाले जो किसान हैं उन पर जो है भू राजस्व की दर 0% कर दी गई। और इसका प्रभाव जो हुआ वो हुआ 90% किसानों पर। कितने? 90% जो किसान थे उनका जो भू राजस्व था वो हो गया 0। कितना हो गया बेटा? बस 10% लोग बच गए। 90% लोग उस दायरे से बाहर हो गए कि वो लगान देंगे, वो भू राजस्व देंगे, क्योंकि क्या कहा गया, और बाद में सरकारों ने फिर भू राजस्व 0 कर दिया। ये भू राजस्व 0 करने के कारण ही पहाड़ों से बड़ी मात्रा में लोगों ने बाहर की ओर पलायन किया। अब अलग छोड़ो, जमीन का राजस्व देना नहीं है, बाहर चलो नौकरी वाकरी करो। पलायन का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है 1960-64 का भू राजस्व एक्ट है, जिस वजह से लोगों के दिमाग से बात खत्म होगी कि हमने भू राजस्व देना नहीं, इसलिए चलो भैया चलते हैं शहरों की तरफ, पैसा वैसा कमाते, छोड़ो। आज देख लो धीरे धीरे करके पहाड़ जो है लोग जमीन कर ही नहीं रहे, खेती बाड़ी कर ही नहीं रहे लोग। तब तक ये था भैया खेती बाड़ी करो, क्योंकि सरकार को पैसा देना पड़ता था, अलग अलग समय पर अलग अलग निर्धारित होता था। लेकिन अब ये सारा खत्म हो गया। ये था अंतिम 12वां बंदोबस्त, जिसे कहते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम बंदोबस्त। ये इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक में 12 बंदोबस्तों के बारे में बात की। क्या एक एक बंदोबस्त की बातें समझ में आई? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है, ठीक है।
आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। कल हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा वही उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित कुछ नए बिंदु पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।